हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मली जेई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ढेर सारे अगर चार्जेस हैं तो पर्टिकुलरली एक चार्जेस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। ठीक है। तो उसके लिए देखो बेटा, हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि कहता है इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज is vector sum of forces due to all the remaining charges on this charge। कैसे? देखो, मान लो हमारे पास एक चार्ज Q1 है। ठीक है। एक चार्ज Q2 यहां रख देते हैं, Q3 यहां रख देते हैं, Q4 यहां रख देते हैं, और हम तुमसे पूछ देते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बताओ। ठीक है, पहले चार्ज पे फोर्स बताओ। तो बेटा उस केस में क्या होगा, ये Q4 वाला जो चार्ज है वो भी Q1 को धक्का देगा, Q2 वाला चार्ज है वो भी Q1 को धक्का देगा, और Q3 वाला चार्ज है वो भी Q1 को धक्का देगा। मतलब सारे ही किसको धक्का देंगे? Q1 को, क्योंकि हमको Q1 का निकालना है। अगर हम Q3 का निकालते तो Q1 उसको धक्का देता, Q4 उसको धक्का देता और Q2 उसको धक्का देता। अगर हम Q2 पे निकालते तो इसको Q1 देता, Q4 देता और Q3 देता। मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो तो बाकी सारे चार्ज उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। यही ये डेफिनेशन कह रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको एफ नेट निकालना हो, किस पे? चार्ज वन पे। ठीक है, चार्ज वन पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। तो चलो, फोर की वजह से फोर्स निकाल लिए, इसका वेक्टर फॉर्म ले लिए। इसको F14 को पढ़ते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। यहां पे लिख लो F14, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। इसका मतलब होता है कि पहले वाले चार्ज पे Q4 वाला चार्ज धक्का लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। ठीक है। प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है। इसका मतलब एफ नेट जो हो गया चार्ज वन पे, वो क्या हो गया बेटा? 14, 12, 13। ठीक है, सारे ही मिलके सारों का जो सम होगा वो क्या लगेगा? एफ नेट लगाएगा। तो यही बोल रहा था, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। तो जितने भी रिमेनिंग वाले हैं सारे इसमें क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे, और उनका जो सम होगा वही एफ नेट होगा। तो इसमें भी कुछ बेसिक्स चीजें हैं। देखो, जैसे मान लो दो हमारे पास फोर्स है, मान लो ये बॉडी है। ठीक है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसी बॉडी पे एक और फोर्स इसी साइड लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बेटा एफ ए, इसका नाम दे देते हैं एफ बी। ठीक है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर का फोर्स लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा, तो उस केस में हम उसका एफ नेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे एफ ए प्लस एफ बी। ठीक है, दोनों वेक्टर को हम सम कर सकते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर जा रहा है तो दोनों का सम करके हम निकाल सकते हैं। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, मान लो इसी बॉडी पे इधर एफ ए लग रहा है और इधर एफ बी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में बेटा क्या होगा, हम हमेशा ग्रेटर वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं। बट हमको यहां पे कोई क्वांटिटी तो दी नहीं हुई है कि ये 20 का फोर्स लग रहा है या 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। सो एफ नेट विल बी इज इक्वल टू, लेट्स से, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो ये हमको इस तरह मिल गया। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। इसी तरह मान लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से हियर एफ ए एंड हियर एफ बी, और मान लो कि इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है, जो कि एकदम कहां होता है? बीच में। मान लो एफ रिजल्टेंट निकाल लो, एफ आर मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको एंगल मेथड भी कहते हैं, याद रखना इसको। एंगल मेथड से हम लोगों को बहुत से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एंगल मेथड भी कहते हैं।
अब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आर विल बी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा बेटा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे दो वेक्टर्स हों। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ आर, ठीक है। ए की जगह पे एफ ए, तो एफ ए का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे एफ बी, तो एफ बी का स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह फिर से बेटा एफ ए और बी की जगह एफ बी, और यहां क्या हो गया कॉस थीटा। जो भी थीटा की वैल्यू होगी, मान लो 60 डिग्री 30 डिग्री, तो यहां पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो इन कुछ बेसिक्स मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमेशा याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे सारे चार्ज मिलके फोर्स लगाएंगे और उनका वेक्टर सम जो होगा वो क्या होगा, एफ नेट, ठीक है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनको ऐड करके हम एफ नेट निकाल सकते हैं, और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनको हम डिफरेंस निकाल के उसका एफ नेट निकाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली हमको ये दिया हुआ है कि ये 40 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, तो 40 में से 20 माइनस कर लेंगे, ठीक है। हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। इसी तरह एंगल, पर्टिकुलर थीटा एंगल पे अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं एफ ए और एफ बी, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का बेटा हमारे पास फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट हो गया एफ आर, ए स्क्वायर की जगह एफ ए, बी स्क्वायर की जगह एफ बी और 2fa एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो अब हम लोग बेसिक से सवाल को स्टार्ट करते हैं। एकदम छोटा छोटा सवाल पहले लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और जेईई मेंस तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। सो पहले पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। कर लिया, चलो अब देखते हैं। देखो बेटा, यहां पे एक क्वेश्चन है, दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2, जिनके बीच में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर का है। एक चार्ज दिया है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम और दूसरा दिया हुआ है 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, और हमसे फाइंड फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला था, हमने बताया था आप लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सारी चीजें गिवन है हम लोग को। Q1 दिया ही हुआ है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, Q2 भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। और R भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो 100 से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये मीटर में चेंज हो गया। अब F इज इक्वल टू, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी बेटा, 9 इंटू 10 पे पावर 9। सो यहां पे पुट कर दो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 की जगह पे हम रख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 इंटू Q2 की जगह पे 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर हो जाएगा 30 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 पे पावर माइनस 2 क्यों किया है मैंने, मीटर में चेंज करने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54, सो 54 इंटू 10, 9 और ये माइनस 7, तो 9 माइनस 14 हो गया, अपॉन इसको लिख सकते हो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 4। सो एफ विल बी इज इक्वल टू 54 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा -5 बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 पे पावर -2, इसमें से 2 0 ले जाके मैंने यहां ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 9 6 टाइम में 9 6 जा 54 इंटू ये 10 पे पावर -5 प्लस 2, तो ओवरऑल 6 कितना आ गया, 6 इंटू 10 पे पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। सो पॉज करके नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था क्योंकि ये डायरेक्ट हम सब कुछ गिवन था और हमको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके निकाल लेना था, ठीक है। हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, चेक द रेशियो KQ स्क्वायर GMEMP इज डायमेंशनलेस एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। ठीक है, क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ है और कह रहा है कि इस रेशियो को चेक करो कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं, ठीक है। और हमको इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है और वो रेशियो हमको क्या बता रहा है ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेट्स से कि 1/4πε0 की जगह मैं k ले लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो एफ ई विल बी इक्वल टू k, और Q1 और Q2 को भी इक्वल ले लो Q नाम से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें एफ जी, ठीक है, अगर एफ जी निकालते हो तो वो होता है जी m1 m2। तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया E, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया P अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे, एफ ई को डिवाइड कर दो बेटा एफ जी से। जैसे ही डिवाइड करोगे क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, यही बचा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो अगर हमको इसका डायमेंशन लिखना हो तो एफ ई, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस टू अपॉन, नीचे भी फोर्स ही है, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। दोनों कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है और उसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस टू होता है। अगर आपको नहीं आता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर लो। ठीक है, अब मास केजी में होता है, इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा। एक्सेलरेशन का नहीं आता है तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो। अब ये मास को m ही रहने दो, मीटर को बेटा हम l में लिख सकते हैं और सेकेंड को t में लिख सकते हैं। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या आ गया, mlt माइनस टू। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में। सो अब हम लोगों ने देख लिया कि ये डायमेंशनलेस रेशियो है। अब इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज हमको रखनी पड़ेगी। तो देखो k की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 होती है। ठीक है, g की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 होती है। ME की पता है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg होती है। MP का भी पता है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 kg होता है। और Q चार्ज तो सबको पता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो चलो देखो कैसे होगा। सो हमारे पास रेशियो था बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो के की जगह रख देंगे 9 इंटू 10 पे पावर 9। ठीक है, क्यू की जगह पे रख देंगे 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन जी की जगह पे रख देंगे 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 इंटू एमई की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, एमपी की जगह पे 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27। सो सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहां से यहां पे पुट कर ली। ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम के न्यूमेरिकल में दिया भी होता है, बट फॉर एंट्रेंस एग्जाम यू हैव टू लर्न दिस। ओके, अब 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर यहां अलग से लिख लो आप, और इसको 10 पे पावर 9 और ये हो जाएगा 38, सो माइनस 38 अपॉन 6.67, 9.1 एंड 1.67 एक साथ, बाकी जितने पावर वाले हैं वो एक साथ। सो 10 पे पावर माइनस 11, माइनस 31 एंड माइनस 27। ओके, सो ये हो जाएगा बेटा 16 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 इंटू ये माइनस कर लोगे तो 10 पे पावर कितना हो गया 29 अपॉन 6.67 एज इट इज 9.1 इंटू 1.67 इंटू ये हो गया 8 एंड 5 58 एंड 11 हो गया टोटल बेटा 10 पे पावर 69। ठीक है,
तो 9 इंटू 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, और इसको ऊपर भेज दोगे तो 69 और 29 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 69 में से 29 माइनस कर लोगे तो ओवरऑल आ गया 9 इंटू 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर 40। इसको सिंप्लीफाई करने पे तुम्हारा मिलेगा तुमको 0.23 इंटू 10 पे पावर 40, जिसको हम 2.3 इंटू 10 पे पावर 39 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है व्हाट डस रेशियो सिग्निफाइज। तो रेशियो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10 पे पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, देखो 10 पे पावर 39 ये अप्रॉक्स वैल्यू ही आती है, कहीं कहीं 10 पे पावर 40 भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अपने से सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करके एक बार चेक कर लेना, 0.23 ही आएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, चलो। सो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, रिपल्सिव फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर मतलब दोनों स्फीयर जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक ये स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, दोनों एकदम सेम है। ठीक है, नाउ अनदर अनचार्ज स्फीयर C is kept nearer to A then separated. Now it is kept at the midpoint of A and B. Calculate the net force on it. तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो एक चार्ज क्या है, ये चार्ज A है। ठीक है, इस पे मैंने दे दिया कि ये Q चार्ज है। ठीक है, अब मान लो कोई अनचार्ज बॉडी इसके पास हम ले आए जिसका Q मान लो 0 है। ठीक है, तो याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे तो अब और उसके बाद सेपरेट कर देंगे तो हमको दोनों पे कुछ चार्ज मिलेंगे, और वो चार्ज हम कैसे निकालते थे, चार्ज विल बी इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहां पे ले आया और फिर सेपरेट कर दिया तो पहले अगर Q था तो अब क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट करने के बाद यहां पे Q/2 हो जाएगा, और ये वापस जब आएगा तो यहां पे भी Q/2 हो जाएगा। कैसे, देखो ये दोनों Q हैं। ठीक है, ये दोनों Q हैं, तो ये वाले का Q जो है वो 0 है, ये नॉर्मल Q है, तो Q + 0/2 दोनों के चार्ज को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो क्या बच गया, Q/2, तो Q/2 इसमें भी हो गया और Q/2 इसमें भी हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेपरेटेड नाउ इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मान लो ये चार्जेस यहां पे थे, ठीक है, और यहां पे कहीं C है, दिस इज A, दिस इज B, और C यहां पे आ गया। ठीक है, बीच में, तो यहां पे जो हमारा चार्ज है अब वो कितना हो गया, Q/2। C पे भी चार्ज अब कितना आ गया, चार्जिंग इंडक्शन की वजह से Q/2, और यहां पे हमारे चार्ज क्या है, पहले से Q है। क्यों, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों चार्ज क्या है, आइडेंटिकल, तो हमने Q लेके चला है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या बच गया, Q। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन इट, किस पे नेट फोर्स, तो बात किसकी हो रही है, C की, इसका मतलब हमको नेट फोर्स किस पे निकालना है, C पे निकालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मान लो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, R सेपरेशन होगा, तो मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब ये भी R/2 हो गया और ये भी R/2 हो गया। ठीक है, मिड पॉइंट का ही मतलब होता है हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम नेट फोर्स निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, मान लो कि ये देखो कुछ भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो कि दोनों नेगेटिव है, या मान सकते हो दोनों पॉजिटिव है, या मान सकते हो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तुम कुछ भी मान सकते हो, बस डायरेक्शन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो याद करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि Q1 चार्ज पे Q2 भी धक्का लगा रहा था, Q3 भी धक्का लगा रहा था और Q4 भी धक्का लगा रहा था। ठीक है, तो वहीं यहां भी वही हो रहा है। Fnet, मान लो C पे हमको Fnet निकालना है।
एफ नेट हमको सी पे निकालना है। ठीक है, तो सी को देखो ए भी धक्का लगा रहा है और बी भी धक्का लगा रहा है। ठीक है, कैसे? मान लो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब इधर से सी पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे लगेगा, इधर से सी पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। दोनों क्या कर रहे हैं? सी पे धक्का लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एफ सी ए प्लस एफ सी बी। अब देखो प्लस हम कर रहे हैं, नॉर्मली हम वेक्टर्स का सम करके सोचते हैं कि एफ नेट निकालने पर, ध्यान दो यहां पे दोनों का डायरेक्शन अलग है। वो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इधर वाला इस डायरेक्शन में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो प्लस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डस्टर है। ठीक है, इस पे मैंने इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक और फोर्स 20 न्यूटन का लगाया। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और अगर इसी पे मैंने इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दोनों आपस में क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों माइनस हो जाएंगे और हमको फोर्स क्या मिल जाएगा? नेट जीरो। ठीक है, तो देखो यहां पे हमको पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर हमको पता होगा तक कि ये 40 न्यूटन का है, यहां 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम 40 माइनस 20 कर लेते हैं। यहां पे हमको नहीं पता है और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस की जगह क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो एफ नेट ऑन सी विल बी इक्वल टू एफ सी ए माइनस एफ सी बी। तो एफ नेट ऑन सी, अब एफ सी ए निकालना है। ठीक है, एफ सी ए कैसे निकलेगा? तो के ले लेते हैं, 1/4πε0 की जगह मैं के ले रहा हूं। ठीक है, Q1 Q2 मतलब Q ऑन ए Q ऑन सी अपॉन आर सी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ए का होल स्क्वायर। इसी तरह माइनस यहां के, ये हो गया तुम्हारा क्यू सी बी है, तो ध्यान से देखो, तो क्यू सी क्यू बी अपॉन आर सी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आर सी ए आर सी बी, क्यू ए क्यू सी, और ये क्यू बी और क्यू सी। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो क्यू ए की जगह पे अब बेटा मैं क्या रख सकता हूं? क्यू ए की जगह पे ध्यान से देखो Q/2 है, सो यहां क्या आ जाएगा? Q/2। ये कैपिटल लेटर में, मैंने स्मॉल लेटर में यहां लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्यूसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Q/2। आर सी ए स्क्वायर मतलब R/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां भी सेम, के तो वैसे ही रहने दो, के तो कांस्टेंट है। क्यूसी, क्यूसी पे देखो Q/2 है। ठीक है, स्मॉल ही लिखता हूं, Q/2 है। क्यूबी पे देखो Q है तो Q रहेगा, अपॉन RCB, यहां भी क्या हो जाएगा? R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन वाले टर्म्स देखो क्या क्या है? K कॉमन है, नीचे वाला पूरा कॉमन है R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो क्या क्या कॉमन है? Q² ये 4 हो जाएगा और ये Q²/2 हो जाएगा। इसका मतलब Q²/2 हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया? यहां पे हमारा सिर्फ बच गया 1/2 और यहां बच गया -1। देख लो। ठीक है, यहां से सारा बाहर आ गया, सिर्फ -1 बच गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा KQ²। अब देखो इसका जो 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा और R²। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे तो -1/2। अब 2 से ये 2 टाइम्स में और ये 2 कैंसिल, क्या बच गया? KQ² अपॉन R², वो भी नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि हमको FCB माइनस FCA करना चाहिए था, क्योंकि FCB की वैल्यू बड़ी होगी। तो इससे कंफ्यूज मत होना माइनस साइन से, हमको पता नहीं होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी वजह से ये नेगेटिव आता है। ठीक है, अगर हो सकता है ये इसमें इतने में से ये माइनस किए होते तो हम लोग का पॉजिटिव ही आता। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही माइनस करते हैं। सो हमारा आंसर आ गया KQA² अपॉन में R²। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमको यहां पे मिल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं -F, क्योंकि F का यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अगर दोनों चार्ज सेम हो तो KQ² अपॉन में R²। सो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर लिया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री आइडेंटिकल चार्जेस Q is kept on corners of equilateral triangle of side A, then calculate net force on any one corner of triangle। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, दे दिया है A है, और बोल रहा है सब पे आइडेंटिकल चार्ज है, तो या सब पे प्लस क्यू ले लो या सब पे माइनस क्यू ले लो, आइडेंटिकल है। ठीक है, तुम्हारा मन। और बोल रहा है किसी भी एक कॉर्नर पे हमको नेट फोर्स निकाल के दिखा लो, तो चाहे ए पे निकाल लो, चाहे बी पे निकाल लो, चाहे सी पे निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सी पे निकाल लेते हैं। हम लोग किस पे निकालेंगे? एफ नेट ऑन सी। तुम किसी पे भी निकालो सेम ही आएगा, क्योंकि ये सब कुछ आइडेंटिकल है, इसमें साइड भी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सारे प्लस क्यू है। तो अब ध्यान से देखो सी को कौन कौन सा चार्ज धक्का दे रहा है? एक तो ए दे रहा है, तो एक ए दे दिया जिसको हम लोग नाम दे देंगे एफ सी ए। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वाला उसको धक्का दे दिया। दूसरा बी वाला भी देखो धक्का दे रहा है। ठीक है, तो एफ सी बी वाला भी कुछ धक्का दे दिया। अब ध्यान से देखो, हमको अगर इसका एफ नेट निकालना है तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। हमको पता था कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस करेंगे, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो माइनस करेंगे एफ नेट निकालने के लिए। बट ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब हमारे पास एंगल मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा? रिजल्टेंट, लेट्स से आर। तो मैंने आर का फॉर्मूला क्या बताया था? आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो चलो सबसे पहले हम एफ सी बी और एफ सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ सी ए हमारे पास जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? एफ सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के। ठीक है, दोनों क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह एफ सी बी की वैल्यू निकाल लो। एफ सी बी की वैल्यू भी सेम होगी, सॉरी एफ सी ए ये था, इधर से निकाला था, एफ सी बी ये है, तो एफ सी बी की भी सेम वैल्यू होगी के क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि देखो सबकी दूरी ए है और दोनों पे चार्ज भी क्या है? क्यू क्यू है। तो दोनों को हम कुछ लेट कर लेते हैं, लेट्स एक के लेट कर लिए, इसको भी के लेट कर लिए, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों को के लेट कर लिया। अब आर जो हमारा है वही क्या है बेटा? एफ नेट ऑन सी। सो एफ नेट ऑन सी जो होगा हमारा वो रिजल्टेंट, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू के को पुट कर देंगे हम। ए की जगह लिख दो के स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो के इंटू के फिर के स्क्वायर और कॉस थीटा, तो कॉस क्या है बेटा? 60 डिग्री, तो लिख लो कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, और यहां 2k स्क्वायर पहले से कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? रूट के अंदर 3k स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं √3k। अब k की जगह पे हम वैल्यू को रख भी सकते हैं, तो क्या हो गया? √3kq स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये k मैंने लेट किया है, इसके जगह पे आप x लेट कर लेना, क्योंकि इस k से आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, यहां पे हम x ले लेते हैं, सारे जगह पे चेंज कर लेना। ये एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक्स लूं तो आप भी एक्स ही लो, बट के हम लोगों के पास पहले से था, इसलिए मैं सबको चेंज करके एक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स की जगह पे अब हम लोगों ने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा हो गया आंसर, एफ नेट ऑन सी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर इसी टाइप में थोड़ा सा चेंज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया? मान लो इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे -q चार्ज रख दूं। ठीक है, और अब मैं पूछ दूं एफ नेट ऑन ए निकालने को। एफ नेट ऑन ए पे अब हमको नेट फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। यहां पे क्या था? C था और प्लस Q था। अब ध्यान से देखो बेटा, ये भी क्या है? 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और Q नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो A पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर को लगेगा। ठीक है,
एफ ए बी, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज उसको। उसी तरह इस साइड देखो, इस साइड भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एफ ए सी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों नीचे की तरफ लग गए। फिर अब हमको अगर लिखना हो एफ ए सी, ठीक है, ए से सी की वजह से, ठीक है, तो इनके बीच में भी ए है और के क्यू स्क्वायर है, तो ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ले लो, बिकॉज साइड क्या है, ए स्क्वायर। उसी तरह एफ ए बी ले लो, तो एफ ए बी लोगे वो भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्यू इंटू क्यू है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ए सी एफ ए बी, इन दोनों को एक्स ले लो, ठीक है। जब दोनों को एक्स ले लिए तो अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट कहां निकलेगा, बीच में निकलेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ही हमारा क्या होता है बेटा, एफ नेट ऑन ए। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो एक्स स्क्वायर और कॉस 60। तो ओवरऑल ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल मिल गया 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √3x। x की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसमें भी आंसर क्या आया, सेम आया। तो हमेशा याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर कॉर्नर पे जो भी एफ नेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, इधर की तरफ हो गया इस साइड की बजाय, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बेटा देखो, ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी कभी स्टेट बोर्ड में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके चारों कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखे हुए हैं, क्यू क्यू चार्ज, सारे चार्ज आइडेंटिकल हैं और सबके साइड जो हैं वो ए है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड एफ नेट ऑन डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोगों को सॉल्व करके उसमें से एक आंसर निकालना है, ठीक है। तो डी पे हमसे पूछ रहा है, तो अब ध्यान से देखो, ए डी पे कुछ फोर्स लगाएगा, डी को धक्का देगा, तो क्या हो गया, एफ डी ए, मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। उसी तरह सी भी कुछ धक्का लगाएगा, तो इस साइड लगा दिया, मान लो एफ डी सी, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। देखो बी भी धक्का लगाएगा, बी भी कुछ धक्का लगाएगा, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। और बी जो धक्का लगाएगा उसका नाम दे देते हैं एफ डी बी, ठीक है। मतलब इतने फोर्सेस डी पे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। बी लगा रहा है, ए लगा रहा है और सी लगा रहा है। तो देखो इन सब की दूरी तो हमको पता है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से हम डी बी निकाल सकते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज है। सो बी डी का स्क्वायर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, तो बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो बी डी विल बी इक्वल टू √2a। मतलब ये जो डिस्टेंस हमारा आया वो क्या आ गया, √2a। तो सबसे पहले देखो एफ डी सी और एफ डी ए, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में हमको रिजल्टेंट निकालना है। वो रिजल्टेंट और ये एफ डी बी जब हम ऐड करेंगे तो हमको एफ नेट मिल जाएगा। तो मान लो कि एफ डी सी और एफ डी ए के बीच में एक एफ नॉट भी है, मतलब रिजल्टेंट को हमने एफ नॉट मान लिया। लेट कर लेना कि जो रिजल्टेंट है किसका, एफ डी सी और एफ डी ए का, वो क्या है बेटा, एफ नॉट है, हमने एफ नॉट लेट कर लिया। तो चलो एफ नॉट निकाल लेते हैं। एफ नॉट विल बी इक्वल टू एफ डी ए का स्क्वायर एफ डी बी का स्क्वायर, यही होगा। पहले तो एफ डी ए और एफ डी सी निकाल के देख लो। तो एफ डी ए, सबसे पहले एफ डी ए लिखता हूं, एफ डी ए, यहां से चार्ज देखो, ए चार्ज धक्का लगा रहा है किसको, डी वाले चार्ज को, तो दूरी कितनी है ए, और चार्ज क्या है क्यू, तो हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह एफ डी सी निकाल लो, एफ डी सी भी सेम होगा बेटा, देखो ए है, ठीक है, चार्ज क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
दोनों को x लेट कर लेते हैं, दोनों सेम है, दोनों x हो गया। तो एफ नॉट जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी होता है तो 2x स्क्वायर और cos 90। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। ये हो गया 0, टोटल कितना आ गया? √2x स्क्वायर, जिसको हम लोग रूट लिख सकते हैं √2x। x की जगह वैल्यू रख दो तो कितनी हो गई? KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। एफ नॉट आ गया हमारे पास। अब इसको कह दो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखेंगे एफ डीबी हमारा कितना है। एफ डीबी, तो ध्यान से देखो, एफ डीबी में चार्जेस तो क्यों है, तो के क्यू स्क्वायर ही होगा, बट डिस्टेंस जो है वो अब √2a हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब √2a का होल स्क्वायर। सो एफ डीबी विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर कर दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको चाहिए एफ नेट ऑन डी। तो देखो एफ नॉट का भी डायरेक्शन यही है जो रिजल्टेंट है, और एफ डीबी का भी डायरेक्शन यही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं एफ नेट ऑन डी क्या हो जाएगा बेटा? एफ नॉट प्लस एफ डीबी। तो एफ नॉट हमारे पास क्या था? √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एफ डीबी क्या था? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पे मैंने मिस किया है, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ए स्क्वायर है यहां पे, क्योंकि साइड हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? √2 प्लस 1/2। ठीक है, √2 प्लस 1/2। अब k की वैल्यू रख दो, k इज इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू जैसे ही रखेंगे इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 होल पे 2, और k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दोगे 1 में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कौन सा मैच कर रहा है? सी वाला, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, पहले तो इन दोनों से एक रिजल्टेंट निकाल लेना, फिर जो उस डायरेक्शन में है उन दोनों को क्या कर दोगे? डायरेक्ट ऐड कर लोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, हो गया। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, जिसके लेवल थोड़े हाई होंगे। ये तो अभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं थे। आप लोग जब जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत ही ट्रिक्स यूज किए जाएंगे। सो अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। ओके, थैंक यू।